Okay, let's start with the series of revision, the audit standards. तो सबसे पहले हम SQC 1 एंड SA 220 रिवाइज करेंगे। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं एक टीचर को रेफ़र करके, तो मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। साथ में मैंने उसको किस तरीके से याद किया है, क्योंकि हम जब तक खुद से बोलेंगे नहीं तो वो अच्छे से याद नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद को अच्छे से समझा पाऊँ और आपको भी वीडियो कुछ मदद कर पाए, तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SQC 1 एंड SA 220। सबसे पहले जो SQC 1 होता है वो बात करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म्स ऑडिट। जितनी भी फर्म्स ऑडिट करती हैं, एश्योरेंस का काम करती हैं, रिलेटेड सर्विस देती हैं, किसी भी तरह का काम करती हैं, तो उस पर किस तरीके की क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, ये SQC 1 बताता है। और जितनी भी फर्म्स ऑडिट करती हैं उस पर क्या क्वालिटी को मेंटेन करना है, वो सिर्फ SA 220 बताता है। सर ने इसके अंदर ये चीज़ बताई थी कि अगर क्वेश्चन ये बोले कि एक स्पेसिफिकली एक फर्म ऑडिट करती है तो 220 लगा दो, और अगर सिर्फ हम एक फर्म की बात कर रहे हैं, वो जो भी काम करती है, तो हम SQC 1 लगा सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी है तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, SQC 1 भी 220 भी। उसके बाद सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। SQC 1 हमें ये बताना चाहता है कि हमें हमेशा PRL को फॉलो करना चाहिए, प्लस उसके साथ में एक रिपोर्ट इशू करनी चाहिए, क्योंकि हम एक फर्म हैं, हम बैठे ही इसलिए हैं कि हम एक रिपोर्ट दे सकें। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है PRL मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। जो कि हम एक प्रोफेशनल हैं तो हमारे लिए जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बने उनको फॉलो करो। R फॉर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जितनी भी रेगुलेशंस हम पे लगती हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हम पे लगती हैं, उसको फॉलो करो। और तीसरा लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो बहुत मिले जुले पॉइंट्स हैं। PRL का हमें ध्यान रखना होता है, प्लस हमको एक रिपोर्ट इशू करनी होती है। ये तो हो गया इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सबसे मेन आदमी जो उसमें होता है वो होता है इंगेजमेंट पार्टनर। इंगेजमेंट पार्टनर एक ऐसा आदमी होता है जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहली चीज़, वो मेंबर ऑफ ICAI होना चाहिए, फुल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी। सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है क्वालिटी मेंटेन करने की। और तीसरा, लोग उसकी बात इसलिए सुनेंगे क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी है, उसको दी गई है ऑथोरिटी ये करने के लिए। उसके बाद आता है, इसको बस याद करते चलिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे तो ये थियोरेटिकल पॉइंट है, मतलब आ भी सकते हैं। जैसे कि ये पूछ लिए सकते हैं कि इंगेजमेंट पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो ICAI का मेंबर होना चाहिए, फुल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी, और तीसरा ऑथोरिटी। उसके बाद सिस्टम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब कि जो एक क्वालिटी हमें बनानी है फॉर्म के लिए, तो क्या क्या मेरे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसमें। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ये बेस मोटा मोटी इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इथिकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूशन क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए, प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज मेरे कैसे होने चाहिए, और मॉनिटरिंग होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फॉर्म। मेरी जो फॉर्म है, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी फॉर्म के अंदर जब मुझे ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगाने हैं, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। तो जो मेरा EP होता है, इंगेजमेंट पार्टनर होता है, उसके एक्शंस वो लेता है हर चीज़ में, है ना, और वो मैसेज देता है। ये 2 बातें हैं। इसमें सब पहला पॉइंट आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले बताना होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी बताओ, ठीक है, कि क्वालिटी मेंटेन हमें किस तरीके से करनी है। तो इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं कि हमें कैसे क्वालिटी को मेंटेन करना है। बाहर वाली क्वालिटी मेंटेन करनी है, मतलब PRL रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल, इथिकल एंड लीगल। एक होती है अंदर की क्वालिटी मेंटेन करनी है, मतलब कि जो भी फर्म ने क्वालिटी बनाई है, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाए हैं, वो फॉलो करने हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि अप्रोप्रिएट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट देनी है। ये भी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, क्योंकि ये EP के अंदर का काम है। और चौथा पॉइंट होता है टीम एबिलिटी टू रेज द कंसर्न। अगर आपकी फर्म में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो टीम के पास वो डर नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी तरह के कंसर्न को रेज ना करें। एज अ लीडर आपको अपने सिस्टम क्वालिटी का मेंटेन करना है, तो 4 बातें बहुत ध्यान रखनी है। बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अप्रोप्रिएट रिपोर्ट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आपकी फर्म में किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो कंसर्न रेज कर सके, ठीक है। अब दूसरा मेन पॉइंट जो इसमें आता है वो होता है क्वालिटी इसेंशियल्स, कि हमारी को क्वालिटी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट के साथ में इसेंशियल पार्ट भी है। इसेंशियल पार्ट का मतलब हुआ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, वो ज़रूरी भी है, ये इसका एक टैगलाइन है।
कि जो मेरी क्वालिटी है वो इम्पॉर्टेंट के साथ में इसेंशियल भी है बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि कंसिड्रेशंस अपहोल्डिंग द क्वालिटी ऑफ द फर्म, मुझे मेरी फर्म में क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, तो वो मैं किस तरीके से मेंटेन करूँगी। कंसिड्रेशंस मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे कि मैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाऊँ, क्योंकि मुझे मेरी फर्म बहुत बेहतर बनानी है। जिसके सिर्फ 4 पॉइंट आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेरे खुद की जो पर्सनल पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं दैट डेमॉन्स्ट्रेटेड कमिटमेंट टू क्वालिटी, वो खुद ही मेरी पॉलिसी प्रोसीजर इस तरीके की बनी होनी चाहिए जो कि क्वालिटी को दर्शाती हैं। दूसरी चीज़, मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो सफिशेंट डिवोट किए हुए हों, गलत जगह पे ना लगे हुए हों, तरीके से जहाँ जितनी ज़रूरत है रिसोर्सेज की वहाँ लगे होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है असाइनमेंट इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट कंसिड्रेशंस टू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी। मतलब कि जो भी मेरा कमर्शियल कंसिड्रेशन है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है तो मैं अपनी क्वालिटी को डिग्रेड कर लूँ या फिर मैं उनके किसी तरीके से उनकी बातों में आ जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। असाइन इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करने कंसिड्रेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी। चौथा पॉइंट आता है बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एक्वायर द वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। ये बहुत बेसिक सी बात होती है कि जब भी आपको किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं या कोई क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है तो आपको उसकी ये जो वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। सबसे पहला कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी विद इन फर्म। जब मुझे मेरी फर्म के अंदर क्वालिटी मेंटेन करनी है तो 2 मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं कि जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसको एक्शंस लेने होते हैं, प्लस उसको मैसेज भी देना होता है क्योंकि वो मेन आदमी है। उसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी बताता है, दूसरा क्वालिटी इसेंशियल है ये बताता है। तो जब हम बताते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी के अंदर 4 पॉइंट आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी में 4 पॉइंट होता है, बाहर के रिक्वायरमेंट्स, अंदर के रिक्वायरमेंट्स, प्लस ऑडिट रिपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट, और मेरी फर्म में कोई भी कंसर्न रेज करना है तो किसी को डर नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे पहला पीआरएल रिक्वायरमेंट होती है, बाहर के रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल एथिकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरे अंदर के रिक्वायरमेंट बात करता है फर्म्स क्वालिटी एंड कंट्रोल पॉलिसी जो मैंने खुद मेंटेन कर रखी है अपनी फर्म के लिए। तीसरा ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और चौथा टीम्स एबिलिटी टू रेज द कंसर्न। और दूसरी बात होती है क्वालिटी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वालिटी इंपॉर्टेंस के साथ में क्वालिटी इसेंशियल है। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट तो पहले में है। तो ये बड़े लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2 बात हो गई कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इज़ इसेंशियल। उसके बाद होता है अपहोल्डिंग द क्वालिटी ऑफ फर्म। अपहोल्डिंग द क्वालिटी ऑफ फर्म के अंदर 4 बातें कि मुझे मेरी फर्म में क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है, तो मुझे क्या देखना है कि मेरे पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो मैंने डेमॉन्स्ट्रेट कर रखे अपनी फर्म में। दूसरा सफिशिएंट रिसोर्सेज मैंने डिवोट करे हैं। तीसरा कमर्शियल कंसिड्रेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द फर्म। और चौथा बिफोर एक्सेप्टिंग मेरे को वाइटल इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट के ले लेनी चाहिए। उसके बाद इथिकल रिक्वायरमेंट, पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं। इथिकल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? 5 तरह की मेरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये तो हमें बचपन से सिखाया गया। इथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑडिट क्या होते हैं, तो इसको मैं याद भी कैसे करना है ये भी नहीं बताऊँगी, ये आपको है, ये आपके खून में बस रही है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद एक और आता है इंडिपेंडेंट पॉलिसी। ठीक है, ये इथिकल रिक्वायरमेंट का ही एक सब पार्ट है।